स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आशीष एंड नाउ अब आपको सभी को पता होगा कि कोर्स को शॉर्टन कर दिया गया है। 30 से 40% कोर्स और इंग्लिश पे ज़्यादा अत्याचार किया गया है और इंग्लिश का बहुत सारा कोर्स हटा दिया गया है। हमारे बहुत ज़्यादा 30 मार्क्स के जो लेंदी क्वेश्चंस थे, यानी कि स्वामी एंड फ्रेंड्स और सिल्वर बॉक्स दोनों को ही कोर्स से हटा दिया गया है। इसके अलावा कई बड़े चैप्टर्स जो जैसे 6 चैप्टर जो है इफ़ द वेल गोज़ ड्राई, 17 चैप्टर जो है जो लास्ट राइड टुगेदर था वो पोएम हटा दी गई है और भी कई चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न जो लास्ट ईयर्स में आया है उसको देखें, जो कि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में एक पूरा आपको बताऊंगा कि 10 सालों में पीछे कैसे पेपर आए हुए हैं और उन पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। क्योंकि कोर्स शॉर्टन होने के बाद हमारे लिए भी बहुत ही छोटे सा एक कामकाज बच जाएगा, जिसमें हम आराम से समझेंगे कि कैसे हमको अब बचे हुए कोर्स के अंदर से अपनी लिमिटेड जो स्टडी है वो करनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आना है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5 आर कैजुरिना ट्री। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आप 10 सालों के पेपर में देखेंगे 4 से 5 बार अकेला ये चैप्टर आया हुआ है और इसके जो पोएम के स्टांजास है वो एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। उसमें से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, नाउन फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म्स ये ज़रूर आते हैं। तो आज हमें यही जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा देरी किए बिना देखते हैं कि इसमें क्या है। इसे आप देख सकते हैं कैजुरिना ट्री। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैजुरिना का जो पेड़ होता है, ठीक है, ये है ना ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और ना यूरोप के कुछ इलाकों में पाया जाता है। भारत में भी ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह तरफ काफ़ी देखने में आता है। पीछे इसका चित्र आप देख सकते हैं। इसे लिखा है तोरू दत्त ने और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है तोरू दत्त के बारे में। तोरू दत्त जो हैं वो मात्र 21 साल की उम्र में चली गई थी, यानी कि वो 21 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। दैट इज़ वेरी सैड कि इतनी शानदार जो पोइट्री जो पोइटस थी वो रह गई। अब इमेजिन करें कि 21 साल में मरने से पहले उन्होंने ना जाने कितनी पोइट्रीज लिख दी, ना जाने कितने ट्रांसलेशंस कर दिए। और हम हैं कि हमारे से आप भी 18, 19 या 17 की एज में होंगे, अभी आपसे कॉपीज़ पूरी नहीं होती है, कोर्स पूरे नहीं होते हैं और इन महाशया ने 21 साल की उम्र में इतनी सारी पोइट्रीज लिख दी थी। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं इसके। तोरू वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। तोरू नाम था इनका, तोरू दत्त। तोरू सबसे छोटी बेटी थी अपने पेरेंट्स की। आफ्टर हर एल्डर ब्रदर अबजू, इसका बड़ा भाई था अबजू, एंड सिस्टर अरू, और जो बड़ी बहन थी सिस्टर अरू थी। हर ब्रदर डाइड इन 1865 ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से इसका भाई मर गया था। हर फैमिली माइग्रेटेड टू यूरोप व्हेन शी वाज 13। जब ये 13 साल की थी तो अपनी बड़ी बहन जो बच गई थी उसके साथ में इन्होंने यूरोप चली गई है ना। शी वाज 13 1869 में ये 13 साल की थी। 1872 आते आते इनकी बड़ी बहन की भी मौत हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से। कितना ज़्यादा कर्स्ड फैमिली है, कितनी ज़्यादा श्रापित परिवार है। तोरू खुद मर गई 21 में, बड़ा भाई मर गया, बड़ी बहन मर गई, बचा कौन फैमिली के अंदर, है ना। इसमें हंसी जैसी तो कोई बात नहीं है, बाकी मैं सोच रहा हूँ बस कि कितनी ज़्यादा ये कर्स्ड फैमिली थी। और 1873 में जब वो इंडिया आई वापस जाने के बाद, मतलब पहले ये कोलकाता में रहते थे, भाई की मौत से सदमा पहुंचा, फैमिली यूरोप चली गई, यूरोप से वापस ही आई 1873 में। एंड शी लर्न संस्कृत, इन्होंने संस्कृत को सीखा। आप जस्ट इमेजिन करें, इन्होंने फ्रेंच सीखी, इंग्लिश सीखी, संस्कृत सीखी, हिंदी इन्हें ऑलरेडी आती होगी, बंगाली इन्हें आती होगी क्योंकि ये कोलकाता की रहने वाली थी, तो इन्होंने संस्कृत सीखी। शी रोट दिस पोएम वाइल शी लिव्ड इन यूरोप। लेकिन ये कविता कैजुरिना ट्री इन्होंने कब लिखी है? जब ये यूरोप में थी। शी हैड लॉस्ट हर बिलव्ड सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन होता है, और इन्होंने अपने भाई बहनों को खो दिया था। एंड वॉज मिसिंग हर नेटिव लैंड, और अपने देश को वहाँ पर विदेशों में बहुत याद कर रही थी। शी रोट दिस पोएम विच इंक्लूड्स हर स्वीट चाइल्डहुड मेमोरीज। इस कविता को उन्होंने तब लिखा जब इनको अपनी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं, है ना, वो बहुत याद आती हैं। एंड पेन ऑफ मिसिंग हर सिबलिंग्स एक्स वेल, और इस कविता में दर्द है अपने भाई बहन को खोने का। सो आगे बढ़ते हैं हम।
और देखते हैं आर कैजुरिना ट्री में वो हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है। देखिए बहुत आपने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में सुना होगा, जिनकी आपने टू द कुक्कू नाम की 10th में पोएम भी पढ़ी होगी। ये जितने भी नेचर पोइट होते हैं, है ना, एक रस्किन बॉन्ड की आपने चेरी ट्री देखी होगी 11th में। ये जितने भी नेचर पोइट होते हैं, आप देखोगे कि नेचर पोएम जब भी पोइट नेचर के बारे में पोएम करता है, वो उसको अपने चाइल्डहुड को या कुछ समय को भी उसमें डालता है। और आप देखेंगे कि पोइट्री में टाइम चेंज होता है। पोइट्री, जो भी पोइट्री आप पढ़ेंगे नेचर से रिलेटेड, उसमें टाइम चेंज होता है। दिन का वक्त अलग दिखाना, रात का वक्त अलग दिखाना, है ना, और उसके बाद समय को भी ना मेमोरीज़ में चले जाना। तो यहाँ पर ये 5 स्टांजास यानी 5 पैराग्राफ्स में आप समझ सकते हैं कि 5 पैराग्राफ्स में ये पोइट्री बटी हुई है। और इसका जो फर्स्ट और सेकंड स्टांजा है वो पूरी तरह से पेड़ की सुंदरता के बारे में बताता है, लेकिन थर्ड फोर्थ में उसका पेड़ से कम रिलेशन रह जाता है, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज से ज़्यादा रिलेशन रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक ए ह्यूज पाइथन, ह्यूज विशालकाय, बड़ा, पाइथन अजगर, लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, है ना। जैसे देखो ये पेड़ है और बरगद की प्रजाति का ही एक पेड़ होता है ये। बरगद की पेड़ों पे भी आप देखोगे ना तो उनकी जो ब्रांचेस होती है वो लटक जाती है इस तरह से, है ना, और फिर वो ब्रांचेस पेड़ को लपेट लेती हैं। जैसे तो कोई अजगर किसी को गर्दन को लपेट रहा हो गला घोटने के लिए, तो जैसे कि ह्यूज पाइथन वाइंड है से घूमना, वाइंड राउंड एंड राउंड। द रग्ड ट्रंक, उसका जो पेड़ का तना है बीच का, रग्ड मतलब उसमें ना काफ़ी सारे ना निशान पड़ गए हैं। पेड़ पुराना हो जाता है तो उसके अंदर से ना क्या होता है ना, जैसे कोई उस पेड़ को मारेगा ना तो उस पर स्कार्स बन जाते हैं। स्कार्स मतलब धब्बे, घाव, है ना। द रग्ड ट्रंक इंटेंडेड डीप विथ स्कार्स, उसका जो तना है उस पर कई सारे ना निशान हैं, घाव हैं, है ना। और वो जो है अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, वो पेड़ इतनी ऊपर जा रहा है जैसा लगता है कि तारों को छूने निकल गया हो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कवि है अतिशयोक्ति का यूज़ करता है, ठीक है, बहुत ही ओवर परफॉर्म करने की कोशिश करता है अपने जो सब्जेक्ट है, जैसे कि कैजुरिना ट्री, उसको बहुत ही ज़्यादा बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। तो वो कहता है कि ये पेड़ इतनी ऊपर जाता है, एक तो पहली बात तो ये अजगर की तरह इसकी जो ब्रांचेस है इसको लपेट लेती हैं, और ये ब्रांचेस भी ऊपर तक जाती है, और ये पेड़ भी तारों को छूने निकल गया और इतना ऊंचा ये होता है। अ क्रीपर क्लाइम्स इन हुज एम्बेरेसेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लीव। अ क्रीपर, वो जो लता है, वो जो ब्रांच है, वो उसको लपेट रही है, जैसे तो अजगर लपेटता है। और आप देखोगे कि जैसे वो अजगर जब लपेटता है तो वो दम घोटने की कोशिश करता है। ऐसे ही कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस जब उनको लपेट लेती है ना, तो उनका जो वाटर का फ्लो या जो भी रहता है वो जाना बंद हो जाता है, जिसके कारण पेड़ मर जाते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन वो क्या कहता है कि अ क्रीपर क्लाइम्स इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव। लेकिन ये कैजुरिना है, दूसरा कोई पेड़ होता तो मर जाता, दूसरा पेड़ तो जिंदा भी नहीं रहता। बट गैलेंटली, गैलेंट मतलब होता है कि बहादुरी से, बट गैलेंटली, लेकिन कितना बहादुर है ये पेड़, गैलेंटली द जाइंट वियर्स द स्कार्फ। ये जाइंट का मतलब राक्षस होता है ये तो, लेकिन जाइंट मतलब विशाल का शख्स को भी कहा जाता है। यहाँ पे कैजुरिना के लिए जाइंट वर्ड इस्तेमाल करा है और कहा है कि जैसे कोई ना जाइंट होता है, राक्षस होता है या बड़ा कोई व्यक्ति होता है, बड़ा सा लंबा चौड़ा आदमी होता है, वो स्कार्फ पहनता हो ना, वैसे, है ना, इसको अपनी जो ब्रांचेस है उसके लपेटने से तकलीफ नहीं हो रही है, पर ये तो स्कार्फ है जो उसने पहन लिया है ना। एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्जन क्लस्टर्स। पेड़ है, पेड़ के ऊपर ना लाल लाल फूलों के, क्रिम्जन, क्रिम्जन मतलब रेड कलर होता है, गहरा रेड कलर, तो क्रिम्जन क्लस्टर, क्लस्टर मतलब फूलों का पूरा गुच्छा जो है वो पेड़ के ऊपर लाल लाल कलर के गुच्छे लगे हुए हैं इस पेड़ों के ऊपर। इन क्रिम्जन क्लस्टर्स ऑल द बाफ्स अमंग, BOUGHS, याद रखें आगे की पोइट्री में भी काम आएगा। बाफ्स मतलब ब्रांचेस, टहनियाँ होता है कि हर टहनियों पे लाल लाल कलर के फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं। वेयर ऑन ऑल डे आर गेदर्ड बर्ड्स एंड बी, जहाँ पे पूरे के पूरे दिन बर्ड, पक्षी और बी, मधुमक्खियाँ इकट्ठी होती रहती हैं उन फूलों के, उन क्लस्टर्स के आसपास में। एंड ऑफ्ट, OFT, ऑफ्ट मतलब ऑफन, अक्सर। एंड ऑफ्ट एट नाइट, और अक्सर रातों में, द गार्डन ओवरफ्लोज, जिस गार्डन में ये पेड़ है, ये कैजुरिना ट्री है, वो ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने का मतलब है कि मतलब है ना, गाने गूंजने लगे। देखो झिंगूर गाने लगेंगे रात के अंदर,
ठीक है, बर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे, मधुमक्खियाँ आवाज़ें निकालने लगेगी, तो ऐसा लगता है कि कोई ना म्यूज़िक या सिम्फनी चल रही है और वो गार्डन में पूरा म्यूज़िक गूंज रहा है। तो गार्डन ओवरफ्लो हो जाता है विथ वन स्वीट सॉन्ग, एक मधुर संगीत से गार्डन ओवरफ्लो होने लगता है। दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, जिसका कोई अंत भी नज़र नहीं आता है कि कोई बंद भी होगा, गाना चलता रहता है। ये तो संग डार्कलिंग फ्रॉम आर ट्री, है ना। और ये कहाँ से गाया जाता रहता है ये गाना? हमारे पेड़ से, हमारे, है ना। अच्छा, यहाँ पे हमारे इस देखेंगे तो आर केजुरिना ट्री, माई केजुरिना ट्री नहीं बोला, पोइट ने माई केजुरिना ट्री नहीं बोला है। द सिंपल रीज़न इज़ कि वो कह रही है कि मैं और मेरे अब्जू और अरू भाई बहन जो थे, क्योंकि हम लोग उस पेड़ के नीचे खेलते थे, उससे हमारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए हमारा केजुरिना ट्री, है ना। वाइल मैन रिपोज, जब लोग शांत, वाइल रिपोज मतलब रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, रिपोज का सिनोनिम पूछा गया था, तो रेस्ट होता है। वाइल मैन रिपोज, कि जब इंसान आराम कर रहा होता है ना, तो पेड़ से गाना चलता रहता है रात में, क्योंकि सब आराम करते हैं। तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टांजा। चलिए सेकेंड स्टांजा पे चलते हैं। व्हेन फर्स्ट माई केसमेंट इज़ वाइड ओपन, अब क्या हुआ, लेखिका कहती है कि जब मैं वापस यहाँ आई हूँ, या फिर जब मैं वापस वहाँ गई थी अपने देश भारत में, और जब मैं वहाँ पे सुबह उठती थी, खिड़की को खोलती थी, व्हेन केसमेंट मतलब खिड़की, मैं अपनी खिड़की को जब वाइड ओपन करती थी, खोलती थी, एट डॉन, DAWN, प्रभात का समय, सुबह सुबह सूरज निकलने का समय, जब मैं सूरज निकलते समय खिड़की को खोलती थी, माई आइज़ डिलाइटेड ऑन इट्स रेस, मेरी आंखों को एक सुकून सा मिल जाता था, बाहर इतना अच्छा नज़ारा होता था। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर, कई बार खासकर ठंड के दिनों में, ऑन इट्स क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब पेड़ की सबसे ऊँची डगाल, ऑन इट्स क्रेस्ट ना, केजुरिना ट्री की सबसे ऊंची जो डाली होती थी, उस पर अ ग्रे बबून सिट्स स्टेचू लाइक अलोन, एक ग्रे बबून, काले मुंह का बंदर जिसको अपन बोलते हैं, है ना, या फिर जो ग्रे कलर के बबून्स होते, बबून मतलब बंदर, सिट्स स्टेचू लाइक अलोन, बिल्कुल ऐसे बैठ के सूरज को देख रहा है जैसे तो कोई मूर्ति बैठी हो। वॉचिंग द सनराइज, सूरज को उगते हुए वो देख रहा है। वाइल ऑन लोअर बाफ्स, फिर से आया ये वर्ड BOUGHS, टहनी, डाली, ब्रांचेस, है ना, जबकि निचली डाली पर हिज पनी ऑफ स्प्रिंग, उसका छोटा सा बच्चा, लीप है ना, कूदना, लीप अबाउट एंड प्ले, वो उछल कूद मचा रहा है, खेल कर रहा है। एंड फार एंड नियर कोकिलाज हेल्ड द डे, आपको याद होगा टू द कुक्कू में भी ये कहा जाता है कि भाई कोयल की आवाज़ समझ नहीं आती है, कभी पास से कभी दूर से आती है ना, सराउंडिंग है ना उसका जो होता है, सॉरी जो इको है, वो इको होता है उसकी साउंड में। तो कोकिला पूरा दिन बना देती है, कभी दूर से कभी पास से आवाज़ें निकालते हुए। एंड टू दियर पास्चर, पास्चर मतलब चारागाह जहाँ पे चरने जाती हैं। एंड टू दियर पास्चर्स वेंड आर स्लीपी काउस, और हमारी स्लीपी काउस का मतलब है अभी अभी गायें उठी हैं, नींद में हैं, लेकिन सीधे चरने के लिए निकल गई हैं। एंड इन द शेडो ऑन द ब्राउन टैंक वास्ट कास्ट बाय होर ट्री, होर पुराना ओल्ड। और आप इमेजिन करें एक, है ना, गार्डन सा या गांव का एक खेत सा है, गांव का खेत है, उसमें पानी की हौद समझते होंगे आप, पानी की हौद, कभी आप गांव में गए होंगे तो आपको पता होगा कि पानी के टैंक बने होते हैं जिससे खेतों में पानी छोड़ा जाता है। तो वो पानी की हौद बनी हुई है, हौद के ऊपर केजुरिना ट्री है ना, और केजुरिना ट्री की जो छाया है वो हौद के पानी में दिखाई दे रही है। तो वो क्या कहता है कि शेडो जो है ब्रॉड टैंक कास्ट में, यानी कि पानी के उस टैंक में दिखाई दे रही है पुराने पेड़ की। सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, ये पेड़ कितना बड़ा, कितना सुंदर पानी की छवि में भी या छाया में भी दिखाई दे रहा है। द वाटर लिलीज स्प्रिंग, उस पानी की हौद में लिली के सफ़ेद सफ़ेद कलर के फूल लगे हुए हैं, और वो ठंड के सुबह सुबह के दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे तो हौद के अंदर बर्फ़ जम गई हो, स्नो इन मास, है ना, कि बर्फ़ जमी हो, ऐसे वो पौधे, ऐसे वो लिली के फूल दिखाई दे रहे हैं। हमारा थर्ड स्टांजा पे हम आते हैं। देखिए अभी तक तो वो पेड़ की तारीफ़ में अंदर, पेड़ इतना सुंदर है, उसके आसपास का माहौल इतना सुंदर है, लेकिन क्या सुंदरता के कारण ही केजुरिना पे इतनी बड़ी पोएम लिख डाली? तो वो कहती है नहीं, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिशेंस, डियर इज़ द केजुरिना टू माई सोल, मेरी आत्मा के करीब ये जो पेड़ है वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये विशालकाय है, बड़ा है, सुंदर है। बीनीथ इट वी हैव प्लेड, इसी पेड़ के नीचे हम खेले थे। 2 years में रोल, है ना, हाँ बहुत साल गुजर गए। ओ स्वीट कंपेनियंस, ए मेरे प्यारे साथियों, अपने भाई बहन का जिक्र कर रही है।
ओ मेरे प्यारे साथियों, लव्ड विथ लव इंटेंस, जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार करती थी, फॉर योर सेक्स शाल द ट्री बी एवर डियर, मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ कि ये पेड़ हमेशा हमेशा ज़िंदा रहे, ताकि तुम्हारी याद इसमें हमेशा ज़िंदा रहे। ब्लेंड विथ योर इमेजेस इट शाल अराइज इन मेमोरी, मेरी यादों में तुम आ चुके हो, तुम्हारी तस्वीरें उभर रही है और तब तक ये तस्वीरें बनी रहती है, टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आइज़। देखो, जब आँखों में आंसू आते हैं तो सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, सब कुछ धुंधला सा हो जाता है, तो वो यही कहती है कि तुम्हारी यादें मेरे दिमाग में आ चुकी है, मेरे आंखों के सामने तुम दिखाई दे रहे हो, जब तक दिखाई देते रहते हो, जब तक गर्म आंसू मेरी आंखों को सब कुछ धुंधला नहीं कर देते हैं। वॉट इज़ दैट डर्ज लाइक मरमर, है ना। डर्ज मतलब होता है रोने की आवाज़, रुदन, है ना, एक मोनफुल साउंड, है ना। तो वो कहती है कि ये रोने की आवाज़, ये पत्तियों की सरसराहट, मरमर मतलब पत्तियों की सरसराहट, ये पत्तियों की सरसराहट में रोने की आवाज़ से क्यों आती है। यहाँ पे देखिए, कई बार क्या होता है कि जो पोइट होता है वो चीज़ों को ह्यूमनाइज कर डालता है। ह्यूमनाइज करने का मतलब होता है इंसानों से कंपेयर करना या इंसान जैसा मान लेना। कई बार हम देखते हैं, बच्चों को स्पेशली हम देखते हैं कि उनकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे स्पेशली डॉल्स, वो उनको बिल्कुल इंसानों की तरह ट्रीट करती है। उन्हें खिलाना पिलाना सुलाना, है ना, अपने पास रख के सोना, ठीक है। उनसे बातें करते हैं कई बार, और डॉल से बातें करते हैं। थैंक गॉड डॉल हमसे बात नहीं करती है, वरना ना मतलब वो तो अजीब सा हो जाएगा, एनाबेल हो जाएगी वो, है ना। तो भाई मतलब है ना, ये लोग इतना ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं कि उनके लिए चीज़ एक इंसान की तरह हो जाती है। कवि यही कर रही है यहाँ पर, कवित्री जो है वो यही कर रही है, वो ह्यूमनाइज करने की कोशिश कर रही है। किसको? पेड़ को। वो पेड़ को एक इंसान की तरह मान रही है और ये मान रही है कि पेड़ रो रहा है। पेड़ को भी दुख है, क्योंकि हम तीनों बच्चे उसके साथ में खेलते थे, पेड़ के पास में खेलते थे, तो पेड़ को भी हमसे प्यार होगा, और पेड़ हमारे दुख में शामिल हो रहा है, मेरे दुख में शामिल हो रहा है। वो तो गए बेचारे जाने वाले, है ना। पेड़ मेरे दुख में शामिल हो रहा है इसलिए रो रहा है। तो वो क्या इमेजिन करती है, ये रोने की आवाज़ किसकी है? दैट आई हियर लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ शिंगल बीच। शिंगल मतलब होता है कंकड़ पत्थर, जहाँ पे एक बीच है, बीच के आसपास खूब सारे कंकड़ पत्थर है। जब पानी की लहरें उससे टकराती है तो एक साउंड होता है, वो साउंड ये सुन रही है, क्योंकि ये कहीं पर फ्रांस इटली के किसी बीच पे खड़ी है, और पेड़ के पत्तियों की सरसराहट जैसी आवाज़ इसे सुनाई दे रही है 7 समुंदर पार, है ना। क्योंकि कोलकाता में पेड़ है, ये इटली फ्रांस में है, समुद्र किनारे खड़ी है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये जो बीच की लहरें टकरा कर जो साउंड निकाल रही है, मुझे लग रहा है मेरा पेड़ जो है कैजुरीना वो रो रहा है वहाँ पर। इट इज़ द ट्रीज लेमेंट। क्या ये पेड़ का विलाप है? लेमेंट मतलब दुख, विलाप, रोना। एन एरे स्पीच, कोई शोक भाषण है, जो कि एरे स्पीच का मतलब होता है मरते समय जो एक स्पीच दी जाती है, भाषण दिया जाता है। मतलब कौन देता है? अरे देते हैं, क्रिश्चियंस में देते हैं। आपने कभी वो माला माल वीकली पिक्चर देखी हो ना, तो उसके अंदर वो ना बल्लू के बारे में कुछ बोलेंगे, और वो परेश रावल बोलता है बल्लू बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, कुएं में कूद कूद के बच्चों को बचाता था। तो वो है ना बोला जाता है। वहाँ पे ऐसा रिवाज होता है क्रिश्चियंस में कि वो लोग है ना, शादी हो, कोई मर जाए तो स्पीच देते ही हैं वो। तो है ना, कोई मरने का स्पीच जैसे हो, ऐसा कोई ट्री का दुख हो जो मुझे सुनाई दे रहा है। दैट हैप्पीली टू द अननोन लैंड में रीच। और वो कहाँ तक सुनाई दे रहा है? अननोन लैंड। भाई नोन लैंड तो हमारा भारत होगा उसके लिए, क्योंकि वो वहाँ की पैदावार है ना। तो वो अननोन लैंड कहती है कि है ना, इटली फ्रांस के जो बीच हैं उस अननोन लैंड तक भी वो आवाज़, वो रोना, वो दुख पहुँच रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। वो क्या कहती है कि अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। भाई कोई इस दुख को ना तो कोई समझ सकता है ना जान सकता है। कोई कह देगा कि अननोन नहीं है, ये तो हम जानते ही नहीं क्या चीज़ है, लेकिन मुझे पता है ना। आई ऑफ फेथ, मैं ट्रस्ट करती हूँ कि ये जो आवाज़ है वो क्या है, ये रोने की आवाज़ है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो वही पेड़ की आवाज़ है। आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे। मुझे ये दुख दूर दूर तक सुनाई दिया है। इन डिस्टेंट लेंस बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे व्हेन स्लम्बर्ड इन हिज केव द वाटर रेथ। वाटर रेथ का जिक्र यहाँ पे पोसाइडन से किया जा रहा है। पोसाइडन पानी का, समुद्र का ग्रीक देवता माना जाता है, और ये माना जाता है कि वो आराम करने के लिए बीच के बाहर आता है, यानी कि समुद्र के अंदर से आता है, और है ना उसकी गुफा है एक, वहाँ पर वो आराम करता है। तो वो क्या कहता है कि जब पूरी दुनिया सो रही है
समुद्र देवता भी इवन आराम कर रहे हैं, ठीक है। उस समय मैं ये साउंड को, इस आवाज़ को, इस दुख को यहाँ पर दूर डिस्टेंस लैंड पर भी सुन पा रही हूँ। एंड द वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर ऑफ फ्रांस और इटली। अब वो जैसा कि उसने बता ही दिया कि क्या पता कहाँ पर फ्रांस और इटली की जो है ना तट के किनारे की जो लहरें हैं वो आके टकरा रही है, जब वो उसे किस कर रही है, किसको, शोर, शोर मतलब होता है शोर, यानी कि तट, समुद्र का तट, उसको चूम रही है आकर। बीनीथ द मून व्हेन अर्थ ले टच इन ड्रीमली सून। चांद के नीचे समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, चांद जब पूर्णिमा पे होता है तो इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, पूरी दुनिया सोई हुई है, सपनों में डूबी हुई है, और मैं यहाँ पर समुद्र के किनारे खड़े होकर उस साउंड को सुन रही हूँ जो कि दुख का है, कैजुरीना के। एंड एवरी टाइम द म्यूज़िक रोज, जब जब ये म्यूज़िक उठता है, बिफोर माइन इनर विजन रोज अ फॉर्म सबलाइन, मेरे दिल से भी वो दर्द उठता है। दाई फॉर्म और ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम, और है पेड़, मैं अपनी खुशी के दिनों में, है ना, आई सॉ दी, मैं तुम्हें देखती हूँ, इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, और अपने प्यारे से देश में, अपने भारत के अंदर मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम वहाँ पर मौजूद हो, मुझे सपनों में भी तुम नज़र आते हो। और लास्ट स्टांजा की ओर चलते हैं। देयरफॉर आई फैन वुड कॉन्सिक्रेट अ ले अनटू दाई ऑनर। वो कहती है कि इसीलिए तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारे ऑनर में मैं एक कविता रच रही हूँ। ट्री बिलव्ड ऑफ दोज हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप फॉर आई रिपोज, है ना, और मैं ये उनके लिए याद में भी लिख रही हूँ जो अब रिपोज में, रेस्ट में, शांति में, रेस्ट इन पीस हो गए हैं, चले गए हैं, कौन सी ज़्यादा गहरी नींद में जाके सो गए हैं। अपने भाई बहन का जिक्र कर रही है। डियर देन लाइफ टू मी, वो लोग जो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी से भी प्यारे थे, आस वर्दे कहाँ चले गए, ऊपर चले गए बेचारे। मेस्ट दाउ बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन, है ना। वो क्या कहती है कि जब मेरे दिन पूरे हो जाएंगे, मैं चाहती हूँ कि, है ना, ये सारी जो तुम ना मरो, मेरे दिन जब पूरे हो जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि ये कविता तब भी याद रखी जाए। विथ डेथलेस ट्रीज, तुम ऐसे अमर हो जाओ जैसे कि बोरोडेल नाम की जगह पे, इंग्लैंड में एक जगह है बोरोडेल, बताया जाता है कि वो क्राइस्ट के समय से, ईसा मसीह के समय से हैं पेड़ वो, और वो अभी तक भी मरे नहीं हैं, वो अभी तक ज़िंदा है। ऐसा लगता है कि ये पेड़ अमर हो चुके हैं। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल, है ना, ऑफुल, वो बहुत ही डरावने से लगते हैं, बहुत ही गंदे से भद्दे से हो रहे हैं वो पेड़, लेकिन वो मरे नहीं हैं, इतने समय से 600-700 सालों से ज़िंदा ही हैं वो पेड़। तो बोरोडेल नाम की जगह पे काफ़ी फेमस है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। बोरोडेल के पोइट, जो बोरोडेल के पेड़ हैं उनके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोइट्री भी रची है पूरी। तो वो क्या कहती है कि जैसे वो पेड़ ज़िंदा है, मैं चाहती हूँ तुम भी वैसे ही अमर हो जाओ। फियर ट्रेमलिंग होप एंड डेथ, द स्केलेटन एंड टाइम द शेडो एंड दो वीक द वर्स। वो कहती है कि जो मोर्टल वर्ल्ड होता है उसके कुछ श्राप है, डर, कांपती सी उम्मीदें, मौत, हड्डियों में बदल जाना, है ना। वो कहती है कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों मोर्टल वर्ल्ड के श्राप हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। डर आपके ऊपर रहेगा हावी, आप जिन चीज़ों को उम्मीद करोगे वो टूटेंगी। मृत्यु तो एक दिन सभी को आना है। तो ये जो डर है दुनिया के, इन तीनों डरों से तुम मुक्त हो जाओ, मैं ये चाहती हूँ। एंड दो वीक द वर्स, वर्स मतलब श्लोक या कविता। हाँ, ये कविता भी कभी ना कभी फीकी पड़ेगी, हो सकता है वक्त के साथ सब कुछ भुला दिया जाए। दैट वुड द ब्यूटी फैन ऑफ फैन रिहर्स, मैं लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लिवियंस कर्स। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा प्यार तुम्हें ओब्लिवियन कर्स, है ना, ओब्लिवियन कर्स का मतलब होता है मृत्यु का श्राप, जो ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज़ का अंत आना निश्चित है, हर चीज़ एक ना एक दिन मरेगी। और मैं चाहती हूँ कि उस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिल जाए, तुम अमर हो जाओ, भले ही मेरी कविता भी कमज़ोर पड़ जाए, भले ही मैं मर जाऊँ, तुम जिंदा रहना। सो इट वॉज ऑल अबाउट द पोइट्री, very beautiful poem. Thank you for watching.